15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस। इस वर्ष हम 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस का भाषण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए कुछ खास उल्लेख आज राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से एक लंबे वक्तव्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर उसे दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बताया। प्रधानमंत्री जी ने जिस गर्मजोशी से इस संगठन की प्रशंसा की, वह केवल एक साधारण टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक संकेत था। संकेत इस बात का कि आने वाले समय में भारत का मार्गदर्शन आरएसएस के विचार और उसकी परिकल्पना के मुताबिक होगा। आखिर इसके मायने भविष्य में क्या हो सकते हैं, इस पर विपक्ष सहित वामपंथियों में आक्रोश है, क्योंकि मोदी जी ने उस आरएसएस की तारीफ की जिसका इतिहास विवादों से अछूता नहीं रहा। सवाल है देश के प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे, पूरे देश, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को। तो फिर क्यों उस मंच से किसी एक संगठन के लिए इस तरह की प्रशंसा की गई? क्या आने वाले दिनों में यह देश आरएसएस की विचारधारा और उसके एजेंडे के मुताबिक चलेगा? क्या आजादी के 78 वर्ष बाद हम संविधान आधारित भारत से हटकर संघ आधारित भारत की ओर ले जाए जा रहे हैं? आरएसएस और आजादी का इतिहास एक बहस का मुद्दा हमेशा से रहा। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आजादी की लड़ाई के दौरान ना तो 1930 के स्वतंत्रता आंदोलन में, न ही 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में संघ का कोई योगदान रहा है। संघ ने खुद को एक सांस्कृतिक संगठन बताकर आजादी के आंदोलनों से दूरी बनाए रखी। यही कारण था कि अंग्रेज ने संघ को कभी खतरा नहीं माना। तिरंगा और संविधान का विरोध संघ ने बढ़-चढ़ कर किया। आज जिस तिरंगे पर पूरा भारत गर्व करता है, उसी तिरंगे का संघ ने लंबे समय तक विरोध किया। साधारण विरोध नहीं, उग्र विरोध, पूर्ण रूप से अपमानित किया था। आरएसएस मुख्यालय पर 50 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया गया। बाद में दबाव और राजनीति की मजबूरी में इसे स्वीकार किया गया। जब संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 में, तब आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने इसे विदेशी बताया और मनुस्मृति की वकालत की। गोलवलकर और अन्य नेताओं ने कहा था, भारतीय संविधान नहीं, हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसी विचारधारा के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के जीते जी उनकी 100 यात्रा निकाली थी। संविधान को जलाया था, हिंदू कोड बिल का विरोध किया, जिससे दुखी होकर अम्बेडकर जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। क्या देश के बहुसंख्यक इस बात को भूल गए हैं? सावरकर, जिसको वीर कहकर संघ के लोग संबोधित करते हैं, जिसका इस पोस्टर में सबसे ऊपर फोटो छाप दिया है, उस सावरकर को शुरुआत में एक क्रांतिकारी माना गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अंग्रेजों से क्षमा याचनाएं की, माफीनामे लिखे। फिर उनके जीवन का दूसरा चरण समझौते और पेंशन पर आधारित रहा। सावरकर ने बाकायदे पत्र लिखकर कहा कि अगर मुझे रिहा करेंगे तो निष्ठा से सरकार की सेवा करूंगा। अब भाजपा सरकार सावरकर को गांधी, अंबेडकर और भगत सिंह जैसे शहीदों के बराबर या उनसे ऊपर स्थापित कर रही है। यह सवाल उठता है, माफी मांगने वाले व्यक्ति को शहीदों के बराबर कैसे रखा जा सकता है? अब आते हैं पुनः आरएसएस और उसकी विचारधारा पर। आरएसएस का आरक्षण और सामाजिक न्याय पर दृष्टिकोण ठीक नहीं रहा है। संघ के विचारकों ने लगातार यह कहा है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति आधारित नहीं। बंच ऑफ थॉट्स जैसी किताबें एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण का विरोध करती हैं। एससी, एसटी, ओबीसी को किस तरह कंट्रोल किया जाए, इसका उपाय भी बताया गया है इस पुस्तक में। वर्तमान में ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करना उसी दिशा में कदम है। ईडब्ल्यूएस की आर्थिक नीति समझिए। 5 लाख रुपए कमाने वाला आरक्षित वर्ग अमीर है और 8 लाख रुपए तक कमाने वाला सवर्ण गरीब है। भविष्य का खतरा यही है। क्या दलित, पिछड़ा और आदिवासी आरक्षण धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा? कर दिया जाएगा नहीं, हो रहा है निजीकरण से, क्योंकि निजीकरण का प्रत्यक्ष रूप से लाभ सवर्णों को मिलता है।
आरएसएस और भाजपा ने लंबे समय से समय समय पर दलितों पिछड़ों के आरक्षण का विरोध किया है। जीवंत उदाहरण, मंडल कमीशन की सिफारिशें भारत सरकार ने 7 अगस्त 1990 को लागू की थी। इस दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का ऐलान किया था, जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया गया। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार का विरोध किया क्योंकि उसने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी थी, जिसके कारण देश में काफी राजनीति और विरोध प्रदर्शन हुए थे। बीजेपी द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी। संघ भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाने वालों ने मिलकर उग्र आंदोलन किया था। क्या आज ओबीसी वर्ग के लोग ये नहीं जानते? क्या एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग बीजेपी आरएसएस की नजर में हिंदू नहीं है? अगर हैं तो उनके प्रतिनिधित्व का विरोध क्यों? आरक्षण का विरोध कोई मौलाना मौलवी नहीं करता। आज का संकट सवाल आम जनमानस के लिए यही है। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से आरएसएस की तारीफ करते हुए संकेत दिया है कि अब भारत आरएसएस मय हो चुका है। क्या यह लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है? क्या दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और महिलाएं, जिन्हें संविधान ने बराबरी का अधिकार दिया, वे अब दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाएंगे? क्या भारत धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र से हिंदू राष्ट्र की ओर धकेला जा रहा है? क्योंकि संघ और उसकी विचारधारा के लोग 2014 से निरंतर प्रयासरत हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ो यात्रा। इस मानसिकता के लोगों ने आज भी तिरंगे का अपमान किया है। इस साल, इस वर्ष भी अगर तिरंगा लड़ बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। बीजेपी और संघ के लोग अक्सर बोलते हैं आजादी 1947 में नहीं मिली, बल्कि पूर्ण आजादी 2014 में मिली है। 2014 से पहले भारत आजाद हुआ, ये नहीं सच है कि 2014 में आजादी की अनुभूति 2014 में। कोई कहता है कि ये आजादी नहीं भीख है। आजादी मिली है, वो आजादी नहीं थी, वो भीख। कोई कहता है कि आजादी लीज पर मिली थी। जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कंप्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। ये बोलकर स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों का अपमान करते। इतिहास हमें चेतावनी देता है, स्वतंत्रता हमें बलिदानों से मिली है, किसी संगठन की कृपा से नहीं। संविधान ने हमें बराबरी का अधिकार और नागरिक आजादी दी है। आज सवाल यह है, क्या हम संविधान और लोकतंत्र के भारत को बचाए रखेंगे या फिर चुपचाप मान लेंगे कि अब संघ का भारत ही असली भारत है? यह फैसला आने वाले दिनों में नागरिकों को करना होगा। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से मुझे भी बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों और परिचितों के साथ अवश्य साझा करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।